कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो, अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। लोकसभा चुनाव में गारंटी किसकी चलेगी? जाहिर सी बात है, जिसकी गारंटी चलेगी वही सरकार में आएगा। जिसकी गारंटी नहीं चलेगी वो फिर 5 साल वनवास में रहेगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये कि गारंटी चलेगी तो किसकी चलेगी? 2 गारंटियां देश के सामने आ चुकी, दोनों पक्षों की। एक और मोदी की गारंटी, दूसरी ओर राहुल की गारंटी। अब भारत के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं को तय करना है कि उनको किसकी गारंटी पर भरोसा है, किसकी गारंटी पूरी होने का भरोसा है, क्योंकि सारा खेल इसी पर टिकता है। अन्यथा वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी? कोई कंजूसी नहीं। मसला तो ये कि आप जो बोलो उस पे जनता को यकीन है कि नहीं। अगर जनता को यकीन है तो बल्ले बल्ले, और यकीन नहीं तो आप कुछ बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने चुनाव का मुख्य मुद्दा ही मोदी की गारंटी को बना दिया। और मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी, यानी मदर ऑफ ऑल गारंटीज। ये भाजपा ने एक अपने लिए एक टैगलाइन तय कर ली, मोदी की गारंटी। उसके जवाब में कांग्रेस लेकर आई राहुल की गारंटी। और राहुल जी ने कहा कि भाई 30 लाख नौकरी देंगे, ठोस, सरकारी, पक्की। नौकरी खोजने के लिए इम्तिहान देते हैं आप, परीक्षाएं देते हैं, उसके लिए आपको स्टाइपेंड भत्ता मिलेगा, वो कानूनी तौर पर व्यवस्था करेंगे, कोई पेपर लीक नहीं होगा, उसके लिए कानून बनाएंगे, आदि आदि। 5 गारंटी उन्होंने भी दी। गारंटियां तो दोनों तरफ की अच्छी हैं। गारंटी किसी की कभी ऐसी होती कि अच्छी ना हो, ऐसा तो सवाल ही नहीं। शब्द के रूप में, भाषण के रूप में सबकी गारंटी अच्छी। जमीन पर जिसकी उतर जाए ठीक ठाक गारंटी, समझो वही गारंटी, बाकी सब कहानी। और मालिक को जिसकी गारंटी पसंद आ जाए, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता ही जनार्दन है। तो अप्रैल और मई में जो वोटिंग होगी देश में नई सरकार, नई संसद चुनने के लिए, उसमें इस देश का मतदाता ननकू और रज्जाक किसकी गारंटी पर भरोसा करेगा? मोदी की या राहुल गांधी की? देश ने कांग्रेस को भी सरकार में देखा है, देश ने 10 साल मोदी जी को भी सरकार में देखा है, उससे पहले वाजपेयी जी को देखा, यानी भाजपा की सरकार भी देखी 15 साल, और कांग्रेस तो 45 साल राज की ही है। तो कुल मिला के अपरिचित कोई नहीं। 2 खेमे, 2 चेहरे, 2 गारंटियों के पैकेज, और फैसला करना है जनता को। बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जो आप लोग राजनीति में हैं उनको लगता है कि बड़े वर्ग से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर अगर कोई बात बोल दी जाए तो उस वर्ग के सारे वोट हमारे हो गए। ऐसा होता नहीं। उस वर्ग के लोगों को आप पे भरोसा है तो वोट होगा, अन्यथा आप सोचिए कि कहा जाता है कि भाई सारा किसान नाराज है, तो अगर एक ही बात हम
तराजू पर तौल लें कि सारा किसान अगर भाजपा से नाराज होता तो भाजपा 7 जन्म सरकार में नहीं आ सकती थी, और भाजपा अगर 19 में दोबारा सरकार में आई, इसका मतलब किसान उससे नाराज नहीं, क्योंकि देश में 60% तो किसान है। फिर कहा जाता है नौजवान नाराज। क्या कोई पार्टी सरकार में आ सकती, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, जिससे नौजवान नाराज हो? नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, कतई नहीं आ सकती। भारत में जो वोटर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी तो नौजवानों की है। इसलिए मसला है भरोसे का। गारंटी से ज्यादा बड़ी चीज है भरोसा। जनता का भरोसा कहां और किस पर आकर टिकता है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है इसी गारंटी की घमासान पर। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर दोनों की गारंटी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। भाजपा वालों की गारंटी और कांग्रेस वालों की गारंटी, और जनता मन में क्या सोच रही उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। चुनावी समर में आपने घोषणा पत्रों का घमासान देखा होगा, वादों के पिटारे खुलते देखे होंगे। चुनावी मौसम में कई बार तो ऐसे ऐसे वादे निकलते हैं कि जनता भी लट्टू हुए बिना रह नहीं पाती। अब 2024 के चुनावी गलियारों में इन दिनों गारंटी वाला दांव चला जा रहा है। मोदी की गारंटी के बाद अब राहुल की गारंटी का नारा गूंज रहा है। हालांकि पीएम मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि जहां सबकी गारंटी खत्म, वहां से मोदी की गारंटी शुरू। पक्का घर, घर पर नल से जल, गैस कनेक्शन, ये कभी गरीब के लिए तो सपना होता था, आज वो हकीकत बन रहा है। जब ऐसे काम होते हैं तभी लोग कहते हैं, जब ऐसे काम होते हैं तभी लोग कहते हैं कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है, तो चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने 5 गारंटी वाला बड़ा ऐलान किया, जिसमें 30 लाख खाली पद भरने की गारंटी, ग्रेजुएट को 1 साल ट्रेनिंग भत्ते की गारंटी, अस्थायी कर्मचारियों गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, पेपर लीक रोकने की गारंटी, जिला स्तर पर स्टार्टअप फंड की गारंटी शामिल है। हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। अभी तक जातीय जनगणना, ओपीएस और ओबीसी, साथ ही महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर मुखर रहे राहुल गांधी की नई गारंटी पर सियासी घमासान भी तेज होता दिख रहा है। बीजेपी का तंज ये कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं, वो जनता को गारंटी दे रहे हैं। आज मोदी जी पर पूरी देश की जनता विश्वास कर रही है। साख है, मोदी जी की गारंटी को स्वीकारता मिली है। उनको लगता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं, जो उन्होंने हमें वादा किया है उसको निभाया है, और जो वादा कर रहे हैं उसको निभाने का काम होगा। इसलिए देश की जनता का विश्वास मोदी जी की गारंटी पर बढ़ा है, मोदी जी के ऊपर बढ़ा है। पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी की गारंटी वाले कार्ड ने
सियासी गलियारों का सेंसेक्स हाई कर दिया। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी एक अलग अंदाज दिखाई दिया। रोजगार के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली वालों को बेरोजगार कर दो, रोजगार मिल जाएगा। नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो जा रहे हैं। नौकरी तभी मिलेगी जब एक व्यक्ति को बेरोजगार कर दोगे, दिल्ली वाले को। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली वाले बेरोजगार बिल्कुल जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और वो रहेंगे, ये हमारा नहीं है, वो दिल्ली वाले ही सब कर रहे हैं। पूरा पेपर लीक हो जा रहा है, कोई पेपर नहीं हो रहा है। जानबूझ से कराएगी, गलती मत करना। ये जी सर, हो रहा है ना, ये सोचना मत। अगर ये सोचोगे तो फिर उनकी मदद होगी। बहरहाल पीएम मोदी जहां बीते 10 सालों के काम पर अपनी गारंटी दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 5 गारंटियों का दांव चला है। गारंटियों के सियासी गदर पर सवाल यही है कि किसकी गारंटी पर जनता करेगी भरोसा। गारंटी चलेगी किसकी? दोनों की तो चल नहीं सकती। एक को तो वानप्रस्थ में जाना ही होगा, इधर वाला जाए चाहे उधर वाला जाए। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अवधेश जी का स्वागत है। फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फराज साहब का बहुत स्वागत है। प्रेम नारायण सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रेम नारायण सिंह जी का बहुत स्वागत है। अमिताभ तिवारी जी, चुनाव विश्लेषक, अमिताभ भाई का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ तिवारी जी, आपसे बात शुरू करता हूं। 2 तरह की गारंटी बाजार में आ गई हैं, जैसे होली पिचकारी आती हैं अलग अलग डिजाइन की, इस खेमे वाली गारंटी, उस खेमे वाली गारंटी। गारंटियों का पुराना इतिहास देखते हुए, संदर्भ देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि भाई किसकी गारंटी चलेगी? क्योंकि अगर चुनाव गारंटी पर ही होना है तो स्वाभाविक है जिसकी चलेगी वही सरकार में आएगा, दूसरा वानप्रस्थ में जाएगा। तिवारी जी जी देखिए, गारंटी एक इशू है। सिर्फ गारंटी के बेसिस पर वोटिंग होती नहीं है, बहुत सारे अन्य कारण हैं जिसकी वजह से भी वोटिंग होगी। अब अगर गारंटियों की बात की जाए तो दोनों तरफ से गारंटी दी जा रही है। मोदी जी की गारंटी है और राहुल जी ने भी अपनी एक गारंटी इशू कर दी है आज। अब इस गारंटी को, इसका एक प्रोसेस है कि ये वोट में कैसे कन्वर्ट होता है। इस गारंटी को सबसे पहले दोनों दलों को लोगों तक पहुंचाना होगा। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको कह के या एक प्रेस रिलीज करके सोशल मीडिया पोस्ट करने से बूथ तक ये मैसेज जो है वो पहुंचेगा नहीं। फिर है कि भाई उस गारंटी को लोगों को समझाना, जहां पर आपके बूथ कमेटी के मेंबर्स, सेकंड रंग लीडरशिप जो है वो घर घर जाकर के लोगों को इसको समझाते हैं। जब समझाएंगे तो दोनों को ही, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे कि भाई राहुल जी की गारंटी के बाद में बारे में बताइए बीजेपी वालों से, और कांग्रेस वालों से पूछेंगे कि भाई आप बीजेपी गारंटी के बारे में बताइए, ये कैसा उससे बेहतर है। तो लोगों को समझाना। और तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग इस गारंटी को समझ पाए उनको ये इंश्योर करना है कि वो लोग वोटिंग के दिन निकल करके वोट करें। तो ये पूरा प्रोसेस है, मैसेज को पहुंचाना, लोगों को समझाना और लोगों से वोट कराना। अब इसमें जो आगे रहेगा वही इस बात को लोगों को समझा पाएगा और उसकी बात आगे रहेगी। जैसा आपने कहा कि भरोसा जो है, क्रेडिबिलिटी जो है, गारंटी कौन दे रहा है, उसका बहुत अहम रोल होता है। और क्रेडिबिलिटी की बात करी जाए तो अगर हमने यूपी 2022 चुनाव का भी उदाहरण ले तो समाजवादी पार्टी ने भी काफी अच्छी गारंटीज करी थी। ओपीएस से लेकर के सरकारी नौकरियों से लेकर के बहुत सारी बातों पर उन्होंने अपनी पॉइंट रखा था। लेकिन अंत में रिजल्ट हमने सब देखा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जनता की ट्रस्ट को, भरोसा या क्रेडिबिलिटी गेन नहीं कर पाए। और किसी भी गारंटी में क्रेडिबिलिटी जो है, वो जो गारंटी दे रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक बात। अमिताभ जी अध्येता है तो उन्होंने उसका सारा एक सैद्धांतिक पक्ष बताया कि क्या प्रक्रिया होती है, जनता तक कैसे पहुंचती है चीजें। मैं उसके केवल एक व्यवहारिक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित रखता हूं। वो पक्ष
गारंटी न अच्छी होती है न खराब होती है। जो कह रहा है कहने वाले पर भरोसा कितना है, बस इस पर सब कुछ टिका है, बाकी सब कहानी है। ठीक, कोई कमेटी बना लो, कुछ कर लो। मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूं जो अदम्य है, जिसके पार फिर कोई उदाहरण नहीं हो सकता ना। तिवारी जी हो तो बताइएगा, पूरे विश्व में सारी गारंटियां समझने में समय लग सकता है आदमी को। प्रेमनारायण जी आपके पास आएंगे, ये बात कहते हैं, इसी बात से बहस आगे जा पाएगी। सारी गारंटियां समझने में बहस लग सकता है, बूथ कमेटी हो और प्रशिक्षण हो, दिस दैट ब्ला ब्ला आदि आदि। लेकिन रुपया तो 5 साल का बच्चा भी जानता है कि ये रुपया है। तिवारी जी जानता है कि नहीं? जो वोट देने जाता है वो रुपया की गिनती जानता है कि नहीं? पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, जानता है। 100 रुपया ज्यादा है कि 500 ज्यादा है, ये जानता है कि नहीं? जानता है। 2019 में नरेंद्र मोदी दे रहे थे 6,000 रुपया साल। कितना? 6। इस सूत्र को पकड़ के चलिएगा, मेरी पूरी बहस इसी पर रहेगी आज, इसी के इर्द गिर्द। 6,000 रुपया साल किसान निधि। राहुल गांधी ने कहा हमारी सरकार बनाइए 72,000 रुपया साल में देंगे। यानी ये जितना साल में दे रहे थे मोदी, उतना राहुल गांधी ने कहा हम हर महीने देंगे। बारछंग 72। जनता ने कहा 72,000 वाले के साथ नहीं जाएंगे, 6,000 वाले के साथ जाएंगे। क्यों? 72,000 ज्यादा होता है कि 6,000? ये समझ तो मेरे ख्याल से सबको है, नहीं? प्रेमनारायण जी, क्या कांग्रेस ने उस जनता के उस फैसले को एनालाइज करने की कोशिश की कि हमारा 72,000 रुपए का दावा या गारंटी क्यों पसंद नहीं आई? क्या भाई, किसी ने कहा सूखी रोटी देंगे आपको, दूसरे ने कहा मालपुआ देंगे। मालपुआ वाले के पास कोई नहीं जाए, सूखी रोटी वाले के पास जाए, तो समझना पड़ेगा ना कि इसके पीछे क्या गणित है। क्या कांग्रेस ने इस बात को समझा नई गारंटी देने से पहले कि 72,000 रुपए साल लेने से क्यों इनकार किया जनता ने? प्रेमनारायण जी। नहीं अमिताभ जी, जी पहली चीज तो ये आ जाती है कि तिवारी जी ने जो बात कही, आपके सवाल के पहले उन्होंने जो बात कही उसमें आपका जवाब आ गया। होता क्या है कि जो तिवारी जी ने कहा कि हम लोग गारंटी देते हैं, सभी राजनीतिक दल घोषणाएं करते हैं, और घोषणाएं करने के बाद उसको जनता तक कितना पहुंचा पाते हैं, जितना जनता के पास तक पहुंचेगा वो जनता को समझ में आएगा। पिछली बार हम लोगों ने जो अपने वादे किए, जो गारंटियां दी, शायद जनता तक उस तरीके से नहीं पहुंच पाई जैसा पहुंचाना चाहिए, और उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मंथन किया, चिंतन किया। उसका परिणाम यह है, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के सड़कों पर निकले। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आम जनमानस से बात की, उनके रुझान को, उनके विचार को, उनकी स्थिति को समझा और अपने विचारों को उनके बीच में आदान प्रदान किया। अच्छा, उसके बाद लगातार संगठन पर भी उस लेवल पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये यथार्थ सत्य है। जब तक संगठन जहां तक नहीं पहुंचेगा, जहां तक हमारा व्यक्ति जितना दूर तक होगा वहां तक हमारी बात जाएगी। तो हमने संगठन पर भी काम किया, लगातार संगठन पर कार्य चल रहा है, और संगठन को लोगों की बहुत कुछ नजर में कांग्रेस का संगठन कमजोर रहा है, कमजोर बताते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि संगठन पर कार्य कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी लगातार इस चीज पर बिंदुवार नजर रखे हुए। ठीक है ठीक है। अब अविनाश पांडे और अजय राज बाद में, अभी आज राहुल गांधी पर चर्चा कर लें। मैं इस बात से मुतमईन नहीं हो सकता। सारी गारंटियों को समझाने के लिए मैकेनिज्म चाहिए, लेकिन नगद नारायण को समझाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको जनता की समझ कम है फिर ना। नहीं ना अभी नहीं, अब दोबारा में अभी दिमाग में रखो, तर्क दोबारा में आएंगे। ठीक, एक वो बताता हूं टोटका।
करके देख लो। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है, समझाने में वो नहीं कर पाए हम लोग, वरना तो जीत जाते। एक पान की दुकान पर साइकिल से जाओ, साइकिल रोक के कहो कि सुना फलाने डाक उसमें स्कीम निकली है कि 2 कमरे का मकान मिलेगा, है कल से फार्म बटेंगे, कल वहां जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर बाहर। क्या इतना बता के एक आदमी चला जाए? तिवारी जी, जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर अगले दिन पीएसी लगानी पड़ेगी, सेना लगानी पड़ेगी। क्या एक आदमी बता के चला जाए? लक्ष्मी समझ नहीं आई, योजना समझ ना आए, समझ की बात आई। उसमें तो कोई योजना नहीं थी। सीए तक में हम 72,000 देंगे, मोदी 6,000 दे रहे। इसमें तो कांग्रेस पार्टी के पीछे पूरा देश पागल हो जाना चाहिए था। किसको 72,000 खराब लगते हैं? अवधेश उपाध्याय भी चले जाते आपके पास, इनको भी क्या था, 72,000 काट रहे थे। ये भी भाजपा छोड़ के आपकी तरफ चले जाते। मैं फिर वही कह रहा हूं कि फराज किदवई साहब, एक और समस्या होती जो मैंने देखी, जिसकी ओर तिवारी जी ने भी इशारा किया। हम जो ब्यूरोक्रेट लोग होते रिटायर्ड, वो नेताओं के थिंक टैंक हो जाते हैं। क्या अब उनकी समझ तो जितनी है क्या फराज भाई? वो कागज निकालते और पेन, कहते बॉस टीटी 26 लाख, अनुदेशक 42,000, फलाने इतने, ये 3 करोड़ हो गए सर। क्या? और ओपीएस 8 लाख, पेंशनर 20 लाख, और ये सब जोड़ के 4 करोड़ हो गए सर, बन गई सरकार। क्या बन गई सर? आप अगले चुनाव रैली में ये बोल दीजिएगा कि इनका सबका कर देंगे। अखिलेश जी ने एग्जैक्टली यही किया था जो हम बोल रहे हैं। क्या? और सपा के बड़े नेता मुझसे कहते थे बॉस कागज पे जोड़ के देख लो ना नंबर। क्या 4 करोड़ आदमी है हमारे पास, उसमें 50% छोड़ भी दीजिए तो भी 2 करोड़ खरा है। क्या? और सब वोटर है, जीत गए। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ फराज भाई? ये तो सवाल उठेगा ना। अमिताभ जी, इसको थोड़ा सा फर्दर आप ये बोलिए जी। और समाजवादी पार्टी, आप 2022 की तरफ इशारा कर रहे हैं। 2022 में पोस्टल बैलेट से समाजवादी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे, और अगर आप उसको नतीजों में कन्वर्ट करिएगा तो 300 से ज्यादा की सीटें हमारी आती पोस्टल बैलेट के हिसाब से। लेकिन ये एक दूसरी बहस है, उसमें मैं जाना नहीं। ना, आपने गलत तर्क दिया। टीटी का पोस्टल बैलेट से क्या मतलब है? वो तो बेरोजगार है। अरे मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं सर, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं। नो, पोस्टल बैलेट कैसे आप मानक मान लेंगे? आप भी गजब कर रहे हो भाई। किसी चुनाव में पोस्टल बैलेट मानक माना जाएगा कि इसके आधार पे हमारी इतनी सीटें? गजब बात है। अमिताभ जी, 2022 में पोस्टल बैलेट से हमको 50% से ज्यादा वोट मिले थे। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। अरे भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, टोटल पोस्टल बैलेट कितना पड़ा था यही बता दो। 25 करोड़ का सूबा कितना पड़ा था जिसमें आप अपने माथे तिलक लगा रहे हो? अरे अमिताभ जी, 50% से ज्यादा हमको वोट मिले। अरे मैं जो पूछ रहा हूं वो बताना रही है बात, बता रहे। मैं पूछ रहा हूं टोटल कितने करोड़ पड़ा था पोस्टल बैलेट उत्तर प्रदेश में, ये जानना चाह रहा हूं। समझ रहा हूं। देखिए क्या है अमिताभ जी के पोस्टल बैलेट की अगर आप बात करिएगा तो पोस्टल बैलेट को एक सैंपल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और एक मिनट तिवारी जी, भारत के संसदीय लोकतंत्र में नया अध्याय जुड़ गया। मैं समझ गया जो बात अभी फराज किदवई कह रहे हैं, कल यही बात राहुल गांधी कहेंगे कि ये जो सरकार है, अगर वो नहीं आए सरकार में तो वो कहेंगे जो सरकार है ये नकली है, पोस्टल बैलेट में हमारे 300 सीटें हैं, चूंकि हमको 11,000 पोस्टल वोट मिले पूरे देश में। तिवारी जी, ऐसा होगा तब तो फिर कैसे चलेगा? पोस्टल बैलेट की वैलिडिटी को आप सामान्य वोट के पैरेलल खड़ा कर देंगे क्या? अमिताभ जी, मैं बात पूरी करूं अपनी? नहीं, अभी रुकना होगा, पहले तिवारी से समझ ले, क्योंकि ये तो आपने नई बहस छोड़ दी। आपने तो अपनी सीटें 300 बता दी। नहीं, पोस्टल बैलेट तो सिर्फ 4.5 लाख थे, 4,42,000 ही थे ना। तो पोस्टल बैलेट वो कह रहे 4,42 में हमको सरकार दो, वो कह रहे लोक भवन खाली करो, 300 सीट हमारी आ गई, तब क्या करिएगा? 30 करोड़ की आबादी तो 4,42 तो कुछ भी नहीं है, और 12-13 करोड़ की आबादी जो वोटिंग पॉपुलेशन है उसमें तो 4 लाख कुछ भी नहीं होता है।
फराज किदवई साहब 12-13 करोड़ वोट में आप 4 लाख पर सरकार बना लेंगे। 4 लाख कुल वोट है, 4,42,000, उसमें 2 लाख, अमिताभ जी, 2.25 लाख आपको मिला। अमिताभ जी, देखिए भारत सरकार की बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, एनएसएसओ है, एनएसओ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि पूरे प्रदेश, अगर हम उत्तर प्रदेश लेकिन सर्वे से सरकार नहीं बनती किदवई साहब, योजनाओं के सर्वे होते, सर्वे से सरकार नहीं बनती, ध्यान रखिए। पोस्टल बैलेट, अमिताभ जी, पोस्टल बैलेट एक इंडिकेशन था कि भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ मॉडल से भी चुनाव जीत सकती है। अब आ जाए हम लोग जिस मुद्दे पर आज आपने बहस बुलाई अमिताभ जी, गारंटी। पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब फंस गए अमिताभ जी। वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जहां से लोगों की गारंटी खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। अब की तो अमिताभ जी मोदी की गारंटी ना ननकू मानेगा, ना रज्जाक मानेगा, ना अमिताभ मानेंगे, ना फराज मानेंगे, क्योंकि पिछले 9 साल में अगर आप ये देखिएगा तो सन 2014 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था जुमला, और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने जुमले को खूब खिलाया पिलाया बड़ा किया, और 10 साल तक जुमला जो है पूरे देश में खेलता रहा। और 2024 में एक दूसरे बच्चे का जन्म हुआ है जिसका नाम है गारंटी, जो महंगाई की गारंटी है, पेपर लीक की गारंटी है, बेरोजगारी की गारंटी है, आर्थिक असमानता की गारंटी है। आपने दोनों बातें अच्छे से कर ली, अब रुक जाइए, अब थोड़ा रुक जाइए, अगली बार आएंगे। मैं अवधेश उपाध्याय जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात छोड़कर जाऊंगा फराज किदवई के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप माफी मांगेंगे कि आपको देश की समझ नहीं? तब तो मांगना पड़ेगा ना। ये तब भी ये साहस आपके पास रहेगा कि जी हमको 75,000 बैलेट, पोस्टल बैलेट मिले थे, हम संसद खाली करो, हम आ रहे हैं। बोले पूरे देश में हमको 75,000 वोट मिला बैलेट से, पोस्टल से। ये नहीं चलता महाराज, रुक जाओ, ठीक, रुक जाइए फराज भाई, इलेक्शन हो जाएंगे तो मैं माफी मांग लूंगा। फिर मांगनी पड़ेगी, फिर मेरे साथ तो मांगनी पड़ेगी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे ना ना, ये मैं गली नहीं छोड़ता फराज बाबू, वो दूसरे चैनल में गली ही नहीं छोड़ता भागने के लिए। जिस इलेक्शन से आपकी सरकार बनती है उसी इलेक्शन से लोकसभा का चुनाव होता है भाई। जिस मशीन से कर्नाटक में चुनाव हुआ, जिस मशीन से नहीं, ये सब नहीं, ये सब थेतरा ही है ना। चंडीगढ़ में भी इलेक्शन, ना आई विल नॉट अलाउ, आई विल नॉट अलाउ। चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ था। नहीं फराज किदवई, आप योग्य व्यक्ति हैं, एक मिनट रुकिए, अभी रुकिए फराज किदवई, क्या बात। फराज किदवई आप योग्य व्यक्ति हैं, आप दूसरे प्रवक्ताओं की तरह थेतराई मत किया करिए, वो लंठई ही योग्यता को कुंठित करती है। चंडीगढ़ में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ जिसके लिए आप लोग प्राणपण से संघर्ष कर रहे हो। ईवीएम से चुनाव हुआ क्या? वो तो कहिए बैलेट पेपर से हो गया तो पता गया, ईवीएम से होगा तो पता नहीं ठीक है। तो अब आप थेतराई कर रहे हैं, लेकिन थेतराई पर भी मैं उत्तर जरूर दूंगा। अवधेश उपाध्याय आपके पास जाने के पहले आप में साहस होना चाहिए, थेतराई मत करिए। इस थेतराई से कुछ हासिल नहीं होता, प्रतिष्ठा खराब होती है। साहस जुटाइए, नैतिक साहस, और खड़े होकर कहिए कि ये चुनाव प्रक्रिया हमको मंजूर नहीं, हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक प्रक्रिया नहीं बदल जाती। आप में साहस है? नहीं है साहस? चाहती है। अरे आप में साहस नहीं है, आप में थेतराई कर सकते हो, साहस नहीं। मैं थेतराई के साथ नहीं खड़ा हो सकता, मैं साहस के साथ खड़ा हो सकता हूं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। ठीक है। अरे भाई आप 14 में 5 सांसद जीते, 19 में 5 सांसद जीते, आप झंडा किस बात पे फहरा रहे हो? 2012 में हमने सरकार भी बनाई। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो यार? मैं कुछ जो कह रहा हूं वो तो सुना करो। मैंने कहा 2014 में आप 5 लोकसभा में जीते, 19 में 5 लोकसभा जीते, आप झंडा किस बात का फहरा रहे हो? किस बात का झंडा फहरा रहे हैं भाई? 80 में 5 जीतना कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है क्या? और दावा कर रहे पूरा प्रदेश मेरे पीछे खड़ा है। 80 में 5 ही जीते हो ना? 35% लोग खड़े हैं हमारे पीछे में। ये नहीं, 80 में 5 जीते कि नहीं, हमको ऐसे अंडरमाइन नहीं कर सकते। अरे मैंने कर दिया, सकते का तो मतलब ही नहीं। खैर अवधेश उपाध्याय, अंडरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कर दिया मित्र, अंडरमाइन नहीं, मैं तो ओवरमाइन अंडरमाइन कुछ नहीं करता। 80 में 5 जीते आप, ये सत्य है, सत्य बदल नहीं सकता। 2 बार वोट हुआ लोकसभा के 2 अवसरों पर, आपको 5 ही सीट मिली, ये सत्य नहीं है क्या? हम तो 35%
50% वोट मिले, ये भी सत्य है अमिताभ क्या जी। इसको बदल दोगे? भारतीय जनता पार्टी कई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, दो किस्म की गारंटी बाजार में आ गई हैं। क्या? जैसे होली पे गुलाल आता है ना, बोले ये हरा गुलाल है, गुलाब ये लाल गुलाब है, चुन लो कौन सा है। क्या? जनता को फैसला करना होगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पिछली बार गलती हो गई और सपा ने तो घोषणा कर दी कि हमें तो सत्ता मिलनी है, पोस्टल बैलेट से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेगी तो। ये भारत के नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में चमत्कार कर दिया समाजवादी पार्टी ने। उसने कहा पोस्टल बैलेट से ही हमको शपथ दिलाओ। मुझे डर इस बात का है कि कहीं चुनाव के बाद सपा के लोग मार्च न करना शुरू कर दे दिल्ली की ओर कि हम आ रहे हैं, शपथ लेंगे, बोले क्योंकि पोस्टल बैलेट में हमारे पास 1 लाख वोट आया। अब देखिए अमिताभ जी, इस समय देश का मूड क्या है मैं बता दूं आपको। देश की जनता करे पुकार, अब की बार 400 पार मोदी सरकार, ये नारा नहीं है, ये देश की जनता का जो दृढ़ विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति, वो है। बात रही गारंटी की, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं फराज भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं प्रेम नारायण जी, अपनी अपनी बात कर रहे थे। मैं बताऊं आपकी गारंटी की असलियत क्या है। 2 तरह की गारंटी है देश में, एक चाइना मेड है, एक मेक इन इंडिया है। तो देश को किस पे विश्वास होगा? मेक इन इंडिया पर। क्यों? क्योंकि देखिए मोदी जी की गारंटी पर एक एक भारतीय को विश्वास है। मैं आपको बता दूं, 2014 में जो गारंटी दी गई, 2019 में जो गारंटी दी गई अमिताभ जी, वो सारी पूरी हुई है आज की तारीख में। 2014 से पहले किसने सोचा गरीबों को घर मिलेगा? नहीं। लेकिन 2014 के बाद गरीबों को घर देने का काम मोदी सरकार ने किया है, जो गारंटी मोदी सरकार ने दी थी। इसी तरह से आपने देखा कोविड की महामारी में 220 करोड़ वैक्सीन के सुरक्षा कवच भारतीयों को दिए गए। आपने देखा होगा किस तरह से उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उसका लाभ ले रही हैं। आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का जो बीमा है, तो फ्री इलाज है, वो लाभार्थी ले रहे हैं। भैया कौन सी गारंटी की बात करते हैं? इनकी गारंटी, कांग्रेस की गारंटी तो इनकी पार्टी में नहीं चलती, तो देश में क्या चलेगी अमिताभ जी? इनके लोगों पर इनकी गारंटी नहीं चलती। ये तो वही इस समय जो गठबंधन जो बना हुआ है, ये वही गठबंधन है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडवा जोड़ा। ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई नियत है, और ना ही इनके पास कोई नेता है। सभी लोग प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है। जिसको लगता है मैं नहीं बनूंगा, वो छोड़ देता है, साथ अलग हो जाता है। अब यहाँ 2 पार्टी के बैठे हैं, कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के, ठीक है, दोनों का गठबंधन अच्छा हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से आपस में ही लड़ रहे थे पीछे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे अरे भाई बहुत 1 नंबर की जो है फ्रॉड पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है कांग्रेस। आज भैया कांग्रेस समाजवादी पार्टी उसी गोद में जाकर बैठ रही है। तो ऐसे लोगों को जो खुद की पार्टी के लिए जो एक तरह से दाग समझ लीजिए, उस पर जो देश की जनता क्या विश्वास करेगी? ठीक है बाबू जी, अभी रुक जाओ भाई, प्रेमनारायण अभी रुको। भाजपा ने कहा कि नेता नहीं है। मुझे लगता है इसी बात की खोज में गठबंधन निकल चुका है, इंडिया गठबंधन। तिवारी जी, C1/11 शाहजहां रोड है, उधर जा रहे हैं सब। कहा नेता ढूंढ रहे हैं आजकल, और नेता मिल, कुछ लोग करे मिल गया है, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। नहीं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तिवारी जी, नेता ही तो ढूंढ रहे हैं ना बहन जी का के रूप में। खैर, मैं अमिताभ जी 2 बातें हैं जिनको मैं चाहता हूं उन पर चर्चा है। भाई किसी आदमी ने कुछ नहीं किया, बहुत सरल भाषा में चुनाव को समझे, लंबी लंबी थ्योरीज में नहीं। किसी आदमी ने कुछ नहीं किया तो जनता उसको हरा देगी, है ना? ठीक। किसी आदमी के कहे पर भरोसा नहीं होगा तो उसको हरा देगी, ठीक बात कि नहीं? तो हार जीत के बाद तो ये मानना चाहिए कि जो हारा उस पर जनता का भरोसा नहीं, और जो जीता उसने ठीक काम किया इसलिए जीता। तिवारी जी, नहीं मानना चाहिए? या फिर भी थेतरई चालू रहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला स्टेप तो यही है, किसी भी चुनाव, एक तरह से जंग है चुनाव, तो किसी भी चुनाव में जाने से पहले
आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट कहते हैं। और अगर कोई पार्टी, जैसे मान लेते हैं कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी अगर 2014 और 19 में चुनाव हारी और अगर आज तक उसे यही समझ नहीं आई कि ये चुनाव हारी क्यों, तो आगे चुनाव जीतेगी कैसे? सीधी सी बात है, हम लोग सब परीक्षाओं में बैठे हैं, कभी कभार फेल हुए, और हमें अगर यही पता नहीं चला कि हम परीक्षा में फेल क्यों हैं, तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे कैसे? 2014 में कांग्रेस ने एक एंटनी कमेटी बिठाई थी ना कि भाई चुनाव की समीक्षा करो। उसकी रिपोर्ट पे तो दालमोट खाली, लेकिन उसमें आया था, उसकी रिपोर्ट में आई थी। तभी तो एंटोनी जी का लड़का चला गया, एंटोनी जी का लड़का चला गया, उसको टिकट मिल गई लोकसभा की। तो उसका एक मेन पॉइंट था उस रिपोर्ट में कि माइनॉरिटी अपीजमेंट करती हुई पार्टी दिखी, और इसलिए हम आज देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या काफी अन्य जो नेता हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज सबको मिल गया है। अरे तिवारी जी, आप विद्वान आदमी हो, विद्वान उस चर्चा में तो आप कठिन कठिन शब्द बोलते हो। जैसे हमारे गांव बड़े बूढ़े कहते थे कि सर्द गर्म एक साथ न करो, चाय और शरबत एक साथ न पियो। ये सोमवार को हिंदुत्व करते, मंगल को तुष्टिकरण में चले जाते, फिर बुध को हिंदुत्व, बृहस्पति को तुष्टिकरण। तो ठंडा गर्म हो रहा है क्या, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा? नहीं, ठंडा गर्म का मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं शायद कि मतलब कंफ्यूज्ड मैसेजिंग है। यस कंफ्यूज। आज कुछ मैसेज है, कल कुछ मैसेज है, अलग अलग पार्टी का अलग मैसेज है। अब राहुल गांधी ने गारंटी दी है, अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये इंडिया ब्लॉक की गारंटी है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी है? अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी की ही गारंटी इंडिया ब्लॉक की गारंटी होगी? क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस पार्टी ही, इंडिया ब्लॉक का लीडर कौन है यही नहीं पता। कांग्रेस पार्टी लीडर है कि क्षेत्रीय दल लीडर है? बसपा वाले कह रहे लीडर आना है, अभी कोई लीडर नहीं, बसपा वाले कह रहे लीडर आएगा। थोड़ी 2-4 दिन कंफ्यूज पोजीशनिंग है, जैसे फराज भाई भी कह रहे हैं, मतलब काफी उम्दा प्रवक्ता है। लेकिन इस तरह की बातें जैसे ईवीएम, पोस्टल बैलेट, अब 2012 में जब समाजवादी पार्टी जीती थी तो ईवीएम पे ही जीती थी ना, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी बातें जो है ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, और जिस चीज पे फोकस करना है विपक्ष को वो कहीं ना कहीं पर नहीं कर पाता। तो आज अगर गारंटी दी है, जैसा प्रेम नारायण जी भी कह रहे हैं कि पिछली बार शायद हम लोगों तक पहुंचा ना पाए, तो उसको पहुंचाने की जरूरत है, और उसके बाद एक लीडर ढूंढना जरूरी है जो कि इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाए, जो मैसेंजर है। और आज की डेट में मैसेंजर की अगर लड़ाई है तो मोदी बनाम राहुल ही है लार्जली, और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में ही जो इंडिया ब्लॉक या विपक्ष है वो हल्का या पीछे हो जा रहा है, क्योंकि हर सर्वे में पॉपुलैरिटी रेटिंग या पीएम की रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगभग 40% पॉइंट से राहुल गांधी जी। लेकिन तिवारी जी, एक नया संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने जो मांग कर दी है, ये बड़ी अद्भुत मांग है कि पोस्टल बैलेट से ही सरकार घोषित की जाए। ये तो बड़ा गजब हो जाएगा, नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि फिर तो डाक खाने वाले चुनाव करा देंगे, फिर समस्या खत्म हुई ईवीएम की, या किसी की इतना मशीनरी लगे, फोर्स लगे, नहीं? हाँ, मतलब संविधान में ऐसा तो है नहीं कि पोस्टल बैलेट के वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो 300 सीटें आई थी, गिनी नहीं। वो उसको एक ट्रेंड की तरह मान रहे हैं, जो कि शायद मतलब मेरे हिसाब से मानना सही नहीं होगा। मान लो कल को ये मांग कर दे कि आयोग इन सीटों को पर चिट्ठी जारी करे जीत का सर्टिफिकेट, तब क्या होगा? ये भी तो समस्या है। खैर प्रेम नारायण जी, बात वही है। देखो दोस्त, जनता भरोसा कर लेती 19 में के 72,000 दे पाएंगे राहुल गांधी, तो आपकी सीटें आती 325। क्या भरोसा नहीं किया, उनकी आ गई। इसमें काय को उलझा रहा हो इतनी कठिन कठिन बातें करके? जब जनता भरोसा करेगी तो सीट आ जाएगी। जब करती, एक मिनट रुक जाओ, जब करती थी आप पर भरोसा तो आपको सरकार में रखती थी, नहीं? आपने 72,000 रुपया नगद देने की बात कही, छोटी बात है क्या? इससे बड़ा कोई माई के लाल गारंटी दे देगा क्या? 72,000 रुपया साल, 6,000 रुपया महीना नगद करकरे नोट, इससे बड़ी गारंटी कोई है क्या भैया? फिर क्यों नहीं आई जनता? जी मैं आऊं, जवाब पर आऊं। जी 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 जी। इस समय अमिताभ जी क्या है, इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो लड़ाई है, ना मोदी जी राहुल जी की ना गारंटी की लड़ाई है, ना एनडीए और इंडिया की लड़ाई है।
यथार्थ जी है, मुझे आशा है कि थोड़ा सा आप अनइंटरप्टेड मुझको मतलब सुन लेंगे, जी बिल्कुल, मैं अपनी बात पूरी कह पाऊं। जी जी बिल्कुल जी। मैं देश को जो लड़ाई आप ले जाके खड़ा किया गया है, वो लड़ाई है धर्म बनाम संविधान की। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप किसी गरीब के घर में जिसके घर पर 2 जून की रोटी खाने का हिसाब ना हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, और उसको जाकर के आप बता दीजिए कि तुम्हारे घर में फला काला साया पड़ा है या ये कथा करवाइए, आपका कालदोष ये सब खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि वो व्यक्ति चाहे उठा के पैसे किसी से ले, कुछ भी करे, लेकिन वो निवारण करवाएगा। इसीलिए वो 72,000 पर ये जो धर्म का जो उनको बताया गया और जो धर्म की बात आप लगातार सब जगह चलती है, वो कहा गया, तो उस पर व्यक्ति वहां जाकर के रुझान हुआ व्यक्ति का। उधर अगर ये नहीं हुआ होता, आज प्रति घंटे की बात करें या प्रति दिन की बात करें, जहां किसान प्रति घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहा है, जहां प्रति घंटे 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, जहां प्रति घंटे 4 महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, उसके बावजूद मतलब सबका साथ सबके विकास की, सबके विश्वास की बात आती है, लेकिन सवाल कोई ब्रजभूषण सिंह पे नहीं करता है, कोई टैनी मिश्रा पर सवाल नहीं करता है, कोई चिन्मयानंद पर सवाल नहीं करता है, कोई कुलदीप सिंह सेंगर पे नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आगे बात आ गई। मैं इस बात से बड़ा खिन्न और क्षुब्ध दोनों हो जाता हूं जब मेरे विपक्ष के सारे काबिल मित्र ये कहते हैं कि फलाने पे बात नहीं हो रही, ब्रजभूषण पर और चिन्मयानंद पर, किस किस पर बता रहे, तमाम लोगों पे। ठीक, किसान की आत्महत्या, युवा की आत्महत्या, महिला की आत्महत्या, बात नहीं हो रही। तिवारी जी कहीं बात करने पर रोक है क्या? जो टीवी पे बोल रहे हैं बातें कर रहे हैं, और किससे बात करना चाहते हैं भाई? सब बोल रहे हैं और कह रहे बात नहीं हो रही, और कैसे बात होगी? लट चलेगा क्या? आप करो ना बात, कौन रोक रहा है भाई? वो अपनी बात कह रहे, आप अपनी बात कहो। गजब बात है। राहुल गांधी भी यही कह रहे, प्रेम नारायण भाई भी यही कह रहे। इस बात का क्या मतलब यार? आप सब लोग बोल रहे हो ना, ये देश में ही बात हो रही है मित्र, और आप तो विदेश तक में जाके बोल रहे हो यही। और कहां कहां बोलना चाहते हो बताओ? एटा इटावा फरुखाबाद में जाओ, वहां बोलो। राहुल जी अकेले बोलते हैं, मोदी जी भी जाते हैं विदेश सर। तो बोलो ना भैया, कौन मना कर रहा है आपको कि जो ये जुमला मत उछालो कि बात नहीं हो रही। आप लगातार बात कर रहे हैं, स्वागत है। आपका विमर्श जनता के सामने जा रहा है, आपके बोलने पाबंदी है नहीं? ये तो धन्यवाद आपका है। ये तो टीवी 9 और अमिताभ अग्निहोत्री जी का है, जो ये बात आप लोगों के माध्यम से पहुंच रही है। और ठीक है, फराज भाई के पास चलूंगा। और एक बात मैं कहूंगा, डिबेट होती है, 2 लोग खड़े होते हैं, कॉलेजों में डिबेट होती है, या कचहरी में वकीलों का आर्गुमेंट होता है। जो सक्षम होता है वो जीतता है, जो लचर होता है, कंधला होता है तर्क में, वो हार जाता है। इसमें कुछ बड़ी बात है। लेकिन वो वकील कह नहीं नहीं, मेरी बात को मुद्दा नहीं बनने दिया गया। अरे भाई साहब, आपको भी हियरिंग में सुना गया, दूसरे पक्ष के भी वकील को सुना गया। इसमें कौन सी जालसाजी होगी भैया? क्या ऐसा हुआ कि फरुखाबाद में आपको सभा नहीं करने दी गई? नहीं ना। क्या ऐसा हुआ गाजीपुर में आपको सभा नहीं करने दी गई और जो आप बोलना चाहते थे वो नहीं बोलने दिया गया? ऐसा तो नहीं ना। आप बोल रहे हैं ना, उसी जनता के बीच में बोल रहे हैं। जहां सोमवार को भाजपा बोल के आती है, मंगल को अखिलेश बोलते हैं, बुधवार को राहुल गांधी बोलते हैं, उसी शहर में जनता सबकी सुन रही है। क्यों परेशान हो इसमें मित्र? आज के दौर में ये कौन कह सकता है कि बोलने नहीं दिया जा रहा? ये तर्क ठीक नहीं। सब बोल रहे हो, जिसको जो समझ में आ रहा। ठीक, फराज भाई, मैं सोच इस बात को लेके परेशान वो हूं, थोड़ा हतप्रभ हूं कि मुझे आपकी बात में समाजवादी पार्टी के भविष्य का एजेंडा दिख रहा है कि भविष्य में सब तर्क किनारे करो, केवल ये कह दो भाई पोस्टल बैलेट में हम जीत गए। अब सरकार ये जो बनी है नकली है, असली सरकार हमारी थी जो हमको नहीं बनाने दी गई, हमसे सरकार छीन ली गई चूंकि पोस्टल बैलेट में हम जीत गए। मुझे लग रहा है अगली बार सपा यही आर्गुमेंट लेके आएगी क्या?
अमिताभ जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले जब अमिताभ तिवारी जी से कहा कि समाजवादी पार्टी ने पोस्टल बैलेट से इलेक्शन कराने की मांग की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये बोल रहा था और फिर बोल रहा हूं, मैंने कहा कर सकती है भविष्य में। अपनी बात पे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड दीजिएगा अमिताभ जी जी, जी आएगा। जी जी, मैं अपनी बात पे कायम हूं कि समाजवादी पार्टी पोस्टल बैलेट से इलेक्शन जीती थी। समाजवादी पार्टी और मेरी भी ये मांग है कि सरकार जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। वोटर लिस्ट में समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नाम ना कटें और उन पॉकेट्स में पुलिस जाकर के लाठीचार्ज ना करे, दबाव ना बनाए जहां पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के वोट हैं। दूसरी बात अमिताभ जी, अवधेश भाई ने अभी मेक इन इंडिया की बात कही। देखिए क्या है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जो ये बोलते हैं ना गारंटी, वो गारंटी हमेशा झूठ का एक पुलिंदा होती है। इंडिया, अभी मेक इन इंडिया की बात की हमारे डॉक्टर अवधेश जी ने। इंडिया मोबाइल 23 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पूरी दुनिया भारत के जो एक्सपोर्ट किए हुए स्मार्टफोन है वो यूज करेगी और 610 मिलियन मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट करने का टारगेट था, वर्थ रुपीज $110 बिलियन। उसका अचीवमेंट पता है भी कितना हुआ अमिताभ जी? $10 बिलियन। मतलब $110 बिलियन का टारगेट ले रहे हैं आप और $10 बिलियन अचीवमेंट हो रहा है। तो ये जो जुमलेबाजी है, ये जो लफाजी है, ये सब जनता देख चुकी है। और ठीक है, मैं ये मानता हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि भारतीय जनता पार्टी अब आ गई है तो 2024 में भी जीतेगी और आगे भी जीतती रहेगी। नो, 400 सीटें लेने के बाद 1984 में राजीव गांधी की सरकार 1989 में गई थी अमिताभ जी। और दूसरी बात, अभी अमिताभ जी ने एक सर्वे की बात कही, तो एक सर्वे का जिक्र मैं भी कर दूं अमिताभ जी, कि ICE 360 सर्वे जो हुआ है, पीपल रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी में, आपको पता है कि जो देश का 20% सबसे गरीब लोग हैं, उनकी आय पिछले कुछ सालों में 53% से बढ़ी है और जो 20% रिचेस्ट है उनकी आय 39% से बढ़ी है। तो ये सरकार जो है अमिताभ जी, ये कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। ये गरीब की, मजदूर की, किसान की, इनकी सरकार नहीं है अमिताभ जी। ठीक, फराज भाई आप रुकना, निर्विवाद निर्विघ्न आपको बोलने दिया गया। सांस तक मैंने सबकी रोक दी कि फराज बाबू बोलने को सांस नहीं ले। ठीक, सुन ले। अब एक टिप्पणी करके मैं अवधेश जी के पास, मैं फिर इतना पढ़ा लिखा तो नहीं जितना फराज भाई है। कौन कौन से अंग्रेजी में सर्वे उनने बताए, मैं तो गांव का आदमी हूं। मैं एक बात कहता हूं, इससे बड़ी कसौटी नहीं हो सकती। थेतराई में ना मानो आप की जय, लेकिन दिल में सब मानोगे। तिवारी जी आ रहा हूं, अवधेश जी एक बार तिवारी जी से इस पे हामी भरवा लूं। तिवारी जी, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये आरोप सत्य मान लेता हूं कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ठीक, देश में कुल पूंजीपति कितने होंगे? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तिवारी जी हाँ ना बोलो भैया। 15 लाख कंपनियां हैं। 15, 20, 25, 5 लाख और जोड़ दिए ताकि संकट बाद में ना हो कि नहीं नहीं हमारा आंकड़ा पूरा नहीं सुना। 30 लाख, 30 लाख में 2 लोकसभा सीटें बनती हैं कुल। तिवारी जी पूरी नहीं बनती, लेकिन फिर भी चलो खींचतान के बना देंगे। सारे पूंजीवाद वाले लोग एक साथ वोट कर दें तो 2 सीट जीतेंगे ना आप। और ये कह रहे गरीब विरोधी सरकार है, और गरीब बता रहे 80% देश में गरीब है, तो वोट तो गरीब ही बनवा रहा है। तिवारी जी हाँ ना बोल दो, फिर मैं आगे जाऊं। ये थेतरा ही नहीं। बिना गरीब के वोट के कोई सरकार कैसे जीत सकती है अगर गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है? यानी गरीब, यही चाह रहा था कि एक निष्पक्ष आदमी कम से कम हामी भरे मेरी बात में। ये सरकार किसान बनाते हैं, गरीब बनाते हैं, मजदूर बनाता है। 1000 करोड़ वाले के वोट से सरकार बनती है क्या? तमाशा कर रहे हो यार, कुछ तो समझ रखो लोकतंत्र की। 20 सेकंड दीजिएगा अमिताभ। नहीं अभी नहीं देंगे, अभी 1 सेकंड भी नहीं देंगे। जिनको भारत के लोकतंत्र का एक व्याकरण नहीं पता, कैसी बात कर रहे हैं? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पैसे वाले भारत में सरकार बनवा देंगे। SBI के केस में भी भारत तो अगर वही सरकार बनवा देते तो फिर ये नेता जो 5 तारा सुविधा में जीवन जीते हैं, ये चुनाव के टाइम धूल क्यों खाते हैं? गांव गांव इसीलिए खाते हैं ना, विदेशों से पढ़ के आए हैं, कुर्ते पर धूल नहीं बैठने देते, वो भी 6 महीने धक्के खाते हैं ना चुनाव में, इसीलिए कि ननकू और रज्जाक के वोट से भारत में सत्ता बनती है। जान लीजिए, कोई भाई का लाल पूंजीपति बनवा देगा सरकार।
अपने विरोधाभासी वक्तव्यों में फंसते हैं। एक तरफ कहते भारत में इतनी ज्यादा गरीबी आ गई, दूसरी तरफ कहते 15 लाख लोग सरकार बनवा देते हैं। यार क्या तमाशा कर रहे हो, कुछ तो जेन्युइनली बात करो। खैर अवधेश जी वो कह रहे हैं कि भाई कौन कौन से सर्वे आ गए और सब सर्वे में बात आ गई है कि भाजपा की, मोदी जी की जो भी गारंटियां थी वो बेकार हैं, उनमें कोई असर नहीं हुआ और जनता में भारी रोष है। अवधेश जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे फराज भाई, मोबाइल फोन की बात कर रहे थे। अरे छोड़ो यार, मोबाइल से भी वोट नहीं हो रहा, मैं उस बात में मत पढ़ो। वो विद्वान आदमी है, वो अंग्रेजी कैसे लाते, मेरे बहस में उनका कोई बहुत महत्व नहीं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कमेटी क्या कह रही है। छोड़ो यार जी, मैं वही थोड़ा सा बता रहा हूँ, वही जो आंकड़े इन्होंने बताया था फराज भाई ने, वो आंकड़ा 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर का है। इस साल का आंकड़ा देखिए ना भाई साहब, क्या आंकड़ा है उसका। अरे भाई तो मेक इन इंडिया जो फॉर्म का निर्यात हुआ कितना हुआ है, लिया था, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो टारगेट जो अचीव नहीं हुआ। दूसरी बात कांग्रेस के प्रवक्ता कैसी बातें कर रहे हैं? 2023 का टारगेट अभी केवल अवधेश उपाध्याय की आवाज जी। राजनीति है बिना धर्म के नहीं चलती है जी। आज पूरी डिबेट धर्म की बात नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम नारायण जी धर्म को ले आए बीच में, क्योंकि इनको बिना धर्म के तो राजनीति राज नहीं आती। इनके नेता बड़े बड़े मंचों से धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व को खत्म करने की बात करते हैं, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन बिना धर्म के इनकी राजनीति नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को, जातियों को साथ चल रही है। यह है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, धर्म की राजनीति हम नहीं करते। दूसरी बात, प्रेम नारायण जी ने एक बात और कही, इन्होंने कहा बेरोजगारी की बात, शायद इनको पता नहीं होगा गूगल करके। अरे प्रेम नारायण जी, मैं बता रहा हूँ आपको डेटा, NSSO का जो डेटा है 2022-23 का, आप देखिए बेरोजगारी जो दर है घटकर 3.2% हुई है। क्या आप देखिए जाकर आप। बात रही गरीबों की, देखिए गरीब के लिए तो पूरी तरह से मोदी सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। आप देखिए जितनी भी कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए हमारे देश में आ रही है, पहले कभी सोचा तक नहीं। बात रही किसानों की, बात रही इन्होंने, आज की तारीख में किसान जो है, किसान और जवान। अवधेश बाबू ठीक है। तिवारी जी, एक को फराज भाई ने बताया कौन मोबाइल का एक आंकड़ा के क्या उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कमेटी क्या बता रहे थे, तो चुनाव हार जाएगी सरकार मोबाइल पर, वो आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण है? नहीं मतलब ठीक है वो आंकड़ा, मैं उनकी आंकड़ों को नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, बट ये कितने लोगों को पता है और क्या ये लोगों के जीवन पे असर डालता है? आपने गरीब की बात करी, मैं भी डेटा देखा था इसलिए बता देता हूँ। 36% गरीब वर्ग ने भाजपा को और 17% गरीब वर्ग ने कांग्रेस को वोट किया था 2019 के चुनाव में, दुगना से अधिक। इसलिए पार्टी जीत रही है, बिना गरीब के वोट के कोई कैसे जीत सकता? प्रेम नारायण जी, छोटा सा यही प्रश्न, इतने बिना गरीब के वोट के भारत में कोई माई का लाल चुंगी का चुनाव भी जीत सकता है क्या? केंद्र की सरकार तो छोड़िए, हाँ या ना, यही बात फराज भाई पूछूंगा जी। नहीं, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। पूरा देश में सभी का, गरीब भी, किसान भी, नौजवान भी, इनके वोट के बिना कोई नहीं जीत सकता। यार सवाल ये होता है कि इनके बीच में हम अपनी बात कितना पहुंचा पाए और किस तरीके से पहुंची। अरे भाई, तो आप क्या सिनेमा देख रहे हो 5 साल? लूडो के लाभ क्यों नहीं, क्या काम कर रहे हैं? और कहीं बिजी हैं, पार्टी चला रहे हो तो 5 साल में क्या करते हो आप? क्यों नहीं पहुंचाते? सारे लोग काम कर रहे हैं। अमिताभ जी, होता क्या, मैंने पहले कहा ना, मैंने पहले भी कहा, लूडो थोड़ी नहीं खेल रहे हो यार। नहीं अमिताभ जी, अगर हम नहीं आए तो इसका मतलब है हमारी मेहनत में कमी रही। बस वही मैं कह रहा हूं, जो लड़का बार बार फेल होता है वो मास्टरों की कमी बताई अच्छा नहीं लगता। ये माने ना कि हम नहीं पढ़ते ही नहीं है, पास कैसे होंगे? फराज बाबू, वही प्रश्न, बड़ा सादा प्रश्न, मोबाइल कमेटी के बिना उसमें गए, क्या भारत में चुंगी से लेके लोकसभा तक का चुनाव कोई माई का लाल बिना गरीब के आशीर्वाद के जीत सकता है? गरीब में किसान, मजदूर, स्त्री, पुरुष, अगड़ा पिछड़ा, पीडीए सीडीए सब आ गया, इसलिए इसको अलग से नरेट मत करिएगा, समय लगेगा। गरीब में सब आ गए, जो भी गरीब हैं, ठीक। क्या बिना गरीब के आशीर्वाद के कोई सरकार बन सकती है किसी स्तर की? हाँ या ना फराज बाबू? अमिताभ जी देखिए, मैंने मोबाइल की बात इसलिए की थी। अरे छोड़ो ना मोबाइल भाई, मोबाइल की बात काय चक्कर में पड़ रहे हैं, छोड़ो। दूसरी बात, बिना जनता के आशीर्वाद, ना जनता ने इसको घुमाओ नहीं, मैंने शब्द इस्तेमाल किया, क्या बिना गरीब के आशीर्वाद के, जनता नहीं,
अमिताभ जी, मैं उसी पे आ रहा हूं कि बिना गरीब के आशीर्वाद के, बिना नौजवान के आशीर्वाद के और बिना बेरोजगार के आशीर्वाद के कोई चुनाव नहीं जीत सकता। और पेपर लीक प्रदेश में आज इस सदी के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी नौजवानों की, किसानों की, गरीबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश सदी तक आपने बात पहुंचा दी है। अखिलेश जी को ये क्लिपिंग देखनी चाहिए कि उनके पार्टी के लोग उनके प्रति कितनी आशा रखते हैं। वो उनको सदी का नायक बता रहे हैं, अच्छी बात है। मैं फिर कह दूं अवधेश यादव, लेकिन मैं तराजू जरा सीधा कर दूं। गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, अगड़ा पिछड़ा, पीडीए सीडीए मत करिए ना। गरीब में सब तरह का गरीब आ गया, मैंने पहले ही कहा था। फिर उसमें अलग अलग ये पेच काय को लगा रहे हो। नौजवान गरीब नहीं होता, हो सकता महिला गरीब नहीं हो सकती, पीडीए गरीब नहीं हो सकता, सीडीए गरीब नहीं हो सकता, अगला गरीब नहीं हो सकता। अरे कहीं तो टिको यार, कोई तो लॉजिकल बात करो। अवधेश बाबू, इस देश में चुंगी के पार्षदी के चुनाव से लेके लोकसभा का तक चुनाव कोई माई का लाल बिना गरीब के आशीर्वाद के जीत सकता है क्या? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। देखिए अमिताभ जी, मैं आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूं 1 मिनट में। जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार शपथ ले रहे थे, उस समय उन्होंने क्या कहा था, आपको याद होगा शायद, यहाँ 3 लोग और बैठे हैं। साफ साफ ये कहा था कि ये जो सरकार है पूरी तरह से देश के गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है। ठीक। आज वो देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा, सपा के यहाँ के प्रवक्ता बैठे हैं, पहले उत्तर प्रदेश में गरीबों की जमीन को हड़प कर वहां बिल्डिंगें खड़ी की जाती थी, यूनिवर्सिटी बना दी जाती थी, लाइब्रेरी से किताबें चुरा कर अपनी लाइब्रेरी भर ली जाती थी। आज यदि कोई गरीब के घर पर कब्जा करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। ठीक, ठीक है, ये है गरीब कल्याण समर्पित सरकार इस देश में दिक्कत। ठीक है, ठीक है, आगे अवधेश बाबू बात आ गई। तिवारी जी, इस देश में दिक्कत मालूम क्या है? दिक्कत ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, उनको आप अपने घर बुलाओ, बच्चे के जन्मदिन में, सत्यनारायण कथा में, किसी भी अवसर पर, क्या वो एयर इंडिया से नहीं आएंगे, बस और ट्रेन से नहीं आएंगे, कार से नहीं आएंगे, अपना जहाज लेके आएंगे पूरा, खाली अकेले? क्या तिवारी जी समझ रहे ना आप? फिर वो कहते हैं कि हमारी चिंता गरीब है, क्यों? इसीलिए हम अपने विमान से चलते हैं। प्रेमनारायण जी समझ रहे ना मसला क्या है? ये बड़ा खतरनाक मसला है। क्या आप गमी में जाओ तो जहाज अपना ले जाओगे, शादी में जाओ तो अपना जहाज ले जाओ। आप लोगों ने सर्विस फ्लाइट में चलना बंद कर दिया गरीबों की चिंता में। इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हो गरीब की, यही तो मुश्किल है। गरीब कह रहा बाप रे बाप हमें छोड़ो भैया। दूसरी बात मैं कहूं, बड़ा शोर होता है, ये शब्द कहना बड़ा आसान है, कैपिटलिज्म, पूंजीपतियों की सरकार। मैं कहता हूं 100 करोड़ रुपया वाला भी जोड़ दो पूंजीपति में, क्या गिनती निकाल लो कितनी है देश में, वो सब मिलके किसी एक को वोट दे दें और छत पे खड़े होकर उसके लिए नारा लगाएं, तो क्या उखाड़ लेंगे? एक लोकसभा की सीट नहीं जीतती। वोट तो ननकू और रज्जाक का ही सत्ता तय करता है ना। फिर उनके जनादेश को आप उधर कैसे ठेल देंगे? ये पूंजीपतियों की सरकार। अच्छा जी, कितने पूंजीपति हैं देश में? वो सरकार बना सकते हैं। नगर पालिका का मेयर तो चुनवा दो पहले उनसे मिलके। नहीं फराज अब नहीं आएंगे भाई, फराज भाई ना, सॉरी। ठीक। और अभी एक बात पूछ दूंगा, सबको थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन बात दिल से कह रहा हूं प्रेमनारायण बाबू। क्या मैंने 35 साल में जिसका पांव में बेबाई फटी हो और चप्पल हवाई हो, टूटी हो, उसमें टांका लगा हो, क्या, और मैली कुचली धोती पहने हो, किसी बड़े नेता के यहां जो लोग पार्टियां चलाते हैं उनके यहां अंदर बैठा नहीं देखा। वो जनता दर्शन में मिला। ठीक। अंदर कौन मिले? जिनकी आप टीवी पे आलोचना करते हो, पूंजीपति, वो हमको अंदर मिले। टेलीफोन करिएगा, मैं नाम के साथ घटनाएं बता दूंगा। क्या उनके लिए सब दरवाजे खुल गए? क्या
ननकू 5 घंटे दरवाजे पर खड़ा रहा, सिक्योरिटी ने दरवाजे की झांकने तक की अनुमति नहीं दी। फला साहब आए 4.5 करोड़ की गाड़ी से खट से अंदर और सट से अंदर बड़े साहब के पास। ये क्या सच नहीं है प्रेम नारायण भाई? आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। नहीं, उसी गांव में आप रहते, उसी गांव में हम रहते, देश अलग थोड़ी ना है हमारा आपका। सच्चाई यही है, फराज बाबू भी जानते हैं। अब यहां वो बोलेंगे नहीं, ठीक है, इसमें बहस में उलझिएगा तो पर मैं नाम लेके बोलूंगा तो पर ठीक नहीं, सबसे रिश्ता खराब करा देंगे आप लोग। लेकिन सच्चाई है, मुझे बता दीजिए ना, अंदर वाले खाने, अंदर वाली बैठक में गरीब को गए कितने दशक बीत गए भारत में। तिवारी जी गलत तो नहीं कह रहा, गरीब की हैसियत जनता दर्शन तक है। आटो की तरह निजी विमान से टहलने वाले नेता कह रहे हम ये सरकार अमीर बना रहे हैं और हम गरीब के लिए लड़ रहे हैं। गजब कर रहे हो भाई। मगर ये क्लब बना लो सारे अमीरों का और उनसे वोट करा लो। 5 गांव के प्रधान तक नहीं चुने जाएंगे उनके वोट से, वो भारत का मुकद्दर तय कर देंगे। इसीलिए जनता आप पे बात भरोसा नहीं करती। दूसरी बात मैं कहता हूं, कांग्रेस क्या करी, भाजपा क्या करी, छोड़ो ना, हरिश्चंद्र ये ना हरिश्चंद्र वो। प्रेम नारायण जी गलत तो नहीं कह रहा, मेरा तराजू बराबर है। आपने कहा ननकू भूखा है, इनने कहा ननकू रसमलाई खा रहा। मैं तो ननकू से पूछूंगा कि तुमको क्या मिल रहा है। नहीं, ना आपकी मानूंगा ना इनकी मानूंगा। और अगर ननकू संतुष्ट नहीं होगा तो वोट नहीं देगा। ये जो बात कांग्रेस ने कही ये गलत बात है, ये भारत के संस्कृति और भारत की तासीर के विरुद्ध बात है, अपमानजनक बात है कि गरीब है लेकिन कथा करा लेगा। ये पीछे ऐसी बातें मत बोलिए, गरीब है तो कथा नहीं कराएगा। इन्हीं से कांग्रेस का बंटा ढार हो जाता है, इसी तरह की बातों से। क्यों? गरीब है तो रोजा नहीं रखेगा, ऐसी बात मत बोलिए भाई। और गारंटी किसी की हो, अल्टीमेटली वो कसौटी पर तो जनता की कसी जाएगी। और अगर जनता का जनादेश, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, गारंटी का रिपोर्ट कार्ड नहीं हो सकता, तो क्या हम लोगों की टीवी में की हुई बहस को प्रमाण मान ले? ऐसी मूर्खता मैं तो नहीं कर सकता, आप लोगों की मैं जानता नहीं। मैंने जो कह दिया वो भारत का मन ऐसी गलतफहमी में नहीं पाल सकता। हाँ, मैं कौन होता हूं? विद्वानों ने क्या कह दिया, नहीं, सारे विद्वान जोड़ लो तब भी कितने हुए। ये देश सामान्य जन का देश है ना। और तिवारी जी, एक बात बार बार कही जाती है, आपने भी उस पर जोर दिया कि पहुंचाना बहुत जरूरी है। उस बात को सम्मान रख देते हुए मैं एक बात कहता हूं, नई बात है, मेरे गांव में अस्पताल बना, ये हम सोशल मीडिया से जानेंगे, किसी पार्टी की बैठक से जानेंगे, रैली से जानेंगे, हमारी आंखें फूट गई, हमें नहीं दिखाई दे रहा कि अस्पताल बन गया। बाद में आप कहोगे नहीं नहीं हम तो पहुंचा नहीं पाए, अस्पताल तो बनवाए। अरे अस्पताल बना, लोगों को दिखाई नहीं देगा? तिवारी जी, मैं इसी थेतरई के खिलाफ हूं, इसीलिए लोग बुरा मान जाते हैं। सड़क बनी, फराज किदवई बताएंगे तो जानेंगे सड़क बनी, या अवधेश बताएंगे तो जानेंगे। अब बोले अभी राहुल जी ने तो बताया नहीं, कैसे जान ले सड़क? अरे हम सड़क पर चल रहे हैं, हमको नहीं पता सड़क बन गई। बोले नहीं, अंग्रेजी के शब्दों में जो सर्वे हुए उनमें नहीं आई अभी सड़क। अरे चूल्हे में डालो अंग्रेजी के आंकड़े। कायमगंज में सड़क बन गई तो कायमगंज वालों को नहीं पता, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे आके बताएंगे। अब वोट तो वही देते ना, प्रेम नारायण बाबू गलत तो नहीं कहा। मुझे तो आप लोगों की बौद्धिकता पर हैरानी होती है, जो इंदिरा गांधी की पार्टी रही हो, नेहरू की पार्टी रही हो, उनसे ज्यादा वो देश क्या चाहता है, वो देश की नब्ज समझते थे क्या? आप नब्ज तो पकड़ ही नहीं पा रहे।
और इधर उधर भटक रहे हो, करे ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। अरे भाई, मुझे पता है ना, अब समाजवादी पार्टी अगर ये कह दे कि भाई हम अपने को, ये कैसे मान ले जनता ने हमको अस्वीकार कर दिया, हम तो बैलेट वाला जो वो पोस्टल बैलेट है उसको ही अपने उसमें रखेंगे। जी ये वैसी ही बात है, ये कह के बात समाप्त कर दूंगा। फराज भाई, जैसे जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो सारे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सब में नंबर आते थे। अवधेश बाबू सुन लो, पता लगा कोई लड़का सब में फेल है, हिंदी में, अंग्रेजी में, भूगोल में, सब में, लेकिन कपड़ा साफ पहनने वाले के 10 नंबर अलग से हैं, उसमें 10 में 10 है। वो कह रहा हमें अगली कक्षा में भेजो, हमने कपड़ा साफ पहने 10 में 10 मिले। नहीं भेजेंगे ना, कपड़ा साफ पहने ठीक बात है, उसके 10 में 10 दे दिए, लेकिन उससे क्लास प्रमोट नहीं करेंगे ना। वो तो हिंदी, अंग्रेजी में जब नंबर आएंगे तब क्लास प्रमोट करेंगे। समाजवादी पार्टी वही कह रही है कि ड्रेस वाले जो 10 नंबर हैं, 990 में हम फेल हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो 10 में जो हम आए 10 लाए हैं उनका तो कुछ दो, 300 सीटें लिख के दो हमको। इसी बात कर रही है। इस देश का नौजवान जो इतना अवेयर है, जब वो ये तर्क सुनेगा कि सपा इसलिए 300 सीटें मांग रही है कि उसको 75,000 बैलेट, पोस्टल बैलेट मिले थे 25 करोड़ के उत्तर प्रदेश में, तो वो क्या सोचेगा मित्र? हंसेगा या रोएगा? नहीं, ना हंसेगा ना रोएगा, गुस्सा आएगा उसको। ननकू को ना भाजपा को कुछ बताने की जरूरत है, रज्जाक को, ना कांग्रेस को। रज्जाक के पेट में भोजन है, ननकू के पेट में भोजन है, ये ननकू और रज्जाक से बेहतर कौन बताएगा? ना राहुल गांधी, ना जेपी नड्डा। और भोजन होगा तो जिसने भोजन दिया उसको वोट देगा, नहीं होगा तो जो भोजन देने की वादा करेगा उसको वोट देगा। इट्स सो सिंपल। तिवारी जी, इससे ज्यादा तो सिंपल कुछ नहीं हो सकता। आप 2 लोगों के घर गए, एक के घर गए उनने आपको लड्डू पेड़ा खिलाया, दूसरे घर गए उनने पानी को भी नहीं पूछा, स्वाभाविक है आप उस किसको वोट करेंगे? इसमें क्या कन्विंसिंग है? 72,000 वाला गिमिक छोटा नहीं था मित्र। प्रेम नारायण जी, 72,000 रुपया बहुत होता है साल में भारत के आम आदमी के लिए, 6,000 रुपया महीना। फिर वोट नहीं मिला तो क्या 7 लाख रुपया साल का अनाउंसमेंट करेंगे तब वोट मिलेगा? और ये 6,000 रुपया साल पे वोट ले गए। ये सोचिए ऐसा कैसे हो गया। इसको ये मत कहिए कि हम अपनी बात पहुंचा नहीं पाए, नहीं, ये मूल समस्या से भागने वाली बात है कि हम अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। ऐसा नहीं है मित्र। आज के दौर में सबकी बात पहुंच रही है, किसकी नहीं पहुंच रही? और जिसकी नहीं पहुंच रही उसकी मोबाइल में पहुंची जा रही, देश भर के पास नहीं। प्रेम नारायण जी, अभी कोई चटपटा वीडियो डाल दो, क्या कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक पूरा देश देख लेता है कि नहीं? प्रेम नारायण जी देख लेता है ना? तिवारी जी देख लेता है ना? बिना अंग्रेजी हिंदी के, बिना हार्वर्ड कैम्ब्रिज के सहयोग के? नहीं। 72,000 रुपया मिलेंगे, नहीं जान पाया देश। वजह क्या है? उस मूल बिंदु को देखिए, नाभि स्थान को देखिए। हम क्यों कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, इसकी समीक्षा तो बच्चे को भी करनी चाहिए और बच्चे के माता पिता को भी करनी चाहिए। टीचर को दोष देने से, क्लास में पंखा आवाज करता है ये कहने से काम नहीं चलेगा। बच्चा असफल क्यों हुआ, इसकी ईमानदार समीक्षा करिए। धन्यवाद।